गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं आपको बुक में लिखी हुई जो रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन है उसको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों को पढ़ने के बाद उसको कंफ्यूज आप लोग हो गए होंगे बिकॉज़ इसकी थोड़ी सी हिंदी डिफ़िकल्ट है। तो नोट्स में तो आपको दूंगी ही, लेकिन उसके साथ साथ बुक में लिखी हुई बातों को भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन, दैट मीन्स क्या होता है कि हमें प्लांट्स के बीच में ब्रीडिंग करवानी है। ऐसे प्लांट्स को हमको ग्रो करवाना है जो क्या हो, डिजीज़ रेजिस्टेंस हो, मतलब उसमें डिजीज़ अगर उसको कवक जीवाणु या विषाणु के द्वारा उसमें क्या हो कि उनके प्रति मतलब ऐसे प्लांट्स को उत्पन्न किया जा सके जिसमें कि चाहे वो फंगस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरसेस हो, उसको वो इन्फेक्टेड उसको मतलब प्लांट्स इन्फेक्टेड उनसे ना हो। ठीक, उसके लिए हमें क्या करवाना पड़ता है, प्लांट्स की ब्रीडिंग को करवाना पड़ता है। कैसे करवाते हैं उसी के बारे में आज हमको यहाँ पे देखना है। कवक जीवाणु तथा विषाणु रोगजनकों का एक विशाल वर्ग उष्णकटिबंधीय जलवायु को कृषि प्रजातियों के उत्पादों को प्रभावित करते हैं। कृषि प्रजाति मतलब यहाँ पे होता है कल्टीवेटेड क्रॉप, जिसको कि हम अपने खेतों में जिसका कल्टीवेशन किया जाता है ना, तो कृषि प्रजातियों को हम बोलते हैं कल्टीवेटेड क्रॉप। और उष्णकटिबंधीय जलवायु का मतलब होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इसका मतलब होता है जहाँ पे गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है, जैसे अभी का हमारा जो मौसम बना हुआ है ना, उसको आप उष्णकटिबंधीय जलवायु बोल सकते हो। तो जो उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है उसमें अधिकतर ये देखने को मिल जाता है कि जो वहाँ के खेतों में जो कल्टीवेटेड जो क्रॉप होते हैं वो फंजाई, बैक्टीरिया और वायरसेस के द्वारा उनमें इन्फेक्शन को कॉज कर दिया जाता है। अक्सर शस्य हानि, शस्य मतलब होता है क्रॉप, कृषि मतलब होता है कल्टीवेटेड क्रॉप, मतलब जिस भी फसल को खेतों में उगाया जा रहा है। अक्सर शस्य मतलब क्रॉप हानि महत्वपूर्ण होती है तथा यह हानि 20 से 30% तथा कभी कभार तो पूर्ण हानि होती है। जो क्रॉप हानि होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे अगर प्लांट्स को इन्फेक्शन हो गया, अगर प्लांट्स इन्फेक्टेड हो गई तो कभी कभार तो देखने को मिलता है कि 20 से 30% तक का लॉस हो जाता है। और कभी कभी तो ये भी देखने को मिलता है कि पूर्ण फसल क्या हो जाती है, इन रोग जनकों के लग जाने से पूर्ण फसल नष्ट हो जाती है। इन परिस्थितियों में रोग के प्रति प्रतिरोधी खेतिहर जाति कल्टीवास के प्रजनन तथा विकास से खाद्य उत्पादन बढ़ जाएगा। इन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, रोग के प्रति प्रतिरोधी मतलब प्रतिरोधी प्लांट्स को हमें कल्टीवेट करना चाहिए। मतलब अगर हम रोग के प्रति प्रतिरोधी मतलब जिसमें कि एक रेजिस्टेंस पावर हो, उनके मतलब अगर हम उनको प्रजनन करवा के उनको अगर अपने खेतों में लगाएं तो हमारा क्या होगा, खाद्य उत्पादन बढ़ जाएगा। इससे कवकनाशी तथा जीवाणुनाशियों का प्रयोग कम हो जाता है। कवकनाशी मतलब होता है फंजीसाइड और जीवाणुनाशी मतलब होता है बैक्टीरियासाइड। हम बहुत सारे ऐसे कवकनाशी, जीवाणुनाशी, विषाणुनाशी इन सब का यूज़ करते हैं अपने फसलों को बचाने के लिए, लेकिन ये सब जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो सब होते हैं, जैसे यहाँ पे पेस्टिसाइड क्या है, यहाँ पे कवकनाशी मतलब फंजीसाइड है, जीवाणुनाशी, तो इन सब को हमारे क्रॉप जो होती है, जो हमारी फसल होती है वो कवक जीवाणु से तो बच जाएगी, लेकिन ये सारी जो केमिकल प्रोडक्ट्स है वो जब हमारे पेट के अंदर जाती है, जब उसे हम ग्रहण करते हैं, शरीर के अंदर लेते हैं, तो उससे हमारे को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए इन सब का प्रयोग भी हमें उतना नहीं करना पड़ेगा अगर हम रोग के प्रति प्रतिरोधक प्लांट को अपने खेतों में लगाएं, तथा उन पर आश्रितता भी घट जाती है, किन पर, कवकनाशी और जीवाणुनाशी के ऊपर। पोषी पादपों की प्रतिरोधकता उसकी रोगजनकों को रोग उत्पन्न करने से रोकने की क्षमता है। यहाँ पे प्रतिरोधकता की डेफिनेशन लिखी हुई है कि प्रतिरोधकता बोलेंगे कैसे, अगर किसी भी प्लांट को हम बोलेंगे कि वो प्रतिरोधक कब है, अगर उसमें रोगजनकों को रोग उत्पन्न करने की से रोकने की क्षमता है। अगर कोई प्लांट्स है और वो अपने को ऐसे प्रतिरोधी अगर उसने बना दिया है ताकि कोई भी फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस उसको इन्फेक्ट ना कर सके, तो हम बोलेंगे जो प्लांट है क्या है, वो प्रतिरोधक क्षमता वाला प्लांट है। तथा इसका निर्धारण पोषी पादप के आनुवंशिक ढांचे द्वारा किया जाता है, जेनेटिक
कॉन्स्टिट्यूशन, अनुवांशिक ढांचे को बोलते हैं, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा किया जाता है। मतलब हम देखते हैं कि जो भी पोषी प्लांट है, मतलब जो भी होस्ट प्लांट है, अगर वो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला है तो उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसमें जीन्स में जो बेस पेयर लगे हुए हैं उसका क्रम क्या है, इसका हमें अध्ययन करना पड़ता है। प्रजनन की क्रिया अपनाने से पूर्व रोग कारक जीव के बारे में जानकारी तथा उसके प्रसार की क्रियाविधि की जानकारी महत्वपूर्ण है। प्रजनन क्रिया मतलब ब्रीडिंग के अपनाने से पूर्व, मतलब अगर हमको डिजीज़ रेजिस्टेंस प्लांट को ग्रो करवाना है उसके लिए हमको ब्रीडिंग प्रोसेस को करवाना पड़ेगा, लेकिन इससे पूर्व हमें उस रोग कारक मतलब किस पैथोजन के द्वारा प्लांट्स में इन्फेक्शन को क्रिएट किया जाता है, उस रोग कारक अर्थात उस पैथोजन के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए तथा उसके प्रसार की जो क्रियाविधि है, मतलब किस तरह से वो अपने इन्फेक्शन को फैलाता है, इसकी भी हमें पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। कवकों द्वारा उत्पन्न कुछ रोग के उदाहरण हैं गेहूं का भूरा किट रोग, इसको बोलते हैं ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। गन्ने का रेड रॉट रोग, जिसको मैंने बोला था रेड रॉट डिजीज़ ऑफ शुगर कैन। आलू का पछेता अंगमारी रोग, ये था लेट बिलाइट ऑफ पोटैटो। जीवाणु द्वारा ये इतना जो रोग है, गेहूं का भूरा किट, गन्ने का रेड रॉट और आलू का पछेता अंगमारी, ये सब फंगस के द्वारा होने वाले रोग के नाम है, याद रखना है आपको। और जीवाणु द्वारा होने वाला जो रोग है वो क्या है, क्रूसीफर का ब्लैक रॉट, ठीक। और विषाणु द्वारा होने वाला जो रोग है, विषाणु द्वारा होने वाला रोग का नाम याद रखना इजी है, बिकॉज उसमें हमेशा मोज़ैक आएगा। तंबाकू मोज़ैक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टोबैको मोज़ैक, शलजम मोज़ैक, टर्निप मोज़ैक जो होते हैं वो विषाणु द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो अगर कोई प्लांट है और प्लांट को अगर हमें रोग प्रतिरोधी बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो हमारा प्लांट है वो किस पैथोजन के कारण उसमें रोग उत्पन्न हो रहा है और उस पैथोजन की उस प्लांट में रोग को उत्पन्न करने का मैकेनिज्म क्या है। इन दोनों बातों के बारे में जानकारी हो जाने के बाद हमें किसी ऐसे प्लांट को लेना होगा जो कि उस पैथोजन के प्रति क्या हो, डिजीज़ रेजिस्टेंस हो। जो भी प्लांट उस पर्टिकुलर पैथोजन के प्रति डिजीज़ रेजिस्टेंस होगा, हमें उस प्लांट का हमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को देखना होगा कि उसमें जो जीन्स हैं उसका बेस, मतलब उसका बेस पेयर उसका क्या है। उसके बाद हमें उस फर्दर प्लांट को लेके, अपने प्लांट को लेके हमें उसके बीच में ब्रीडिंग को करवाना होगा। मतलब एक डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट लेंगे और एक अपना प्लांट लेंगे, क्रॉप प्लांट लेंगे, जिसको कि हमको अपने खेत में डेवलप करवाना है। उसके बीच में ब्रीडिंग करवा के देखेंगे कि जो हमारा खेत में लगने वाला जो प्लांट है वो डिजीज रेजिस्टेंस हुआ कि नहीं। जैसा कि मैंने आपको अभी पिछले वाले कुछ लेक्चर्स में पढ़ाया था ना कि प्लांट ब्रीडिंग का जो पूरा प्रोसीजर है वो कैसे होता है, तो उन्हीं प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं। रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन विधियाँ। अब रोग प्रतिरोधकता मतलब डिजीज़ रेजिस्टेंट के लिए हम किस तरह के ब्रीडिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं उनके बारे में पढ़ना है अब आपको। प्रजनन, पारंपरिक प्रजनन तकनीकों, मतलब पारंपरिक विधि से जो हम प्रजनन तकनीकों का उपयोग करते हैं ये आपको पहले ही मैंने पढ़ा दिया है, अथवा उत्परिवर्तन द्वारा संपन्न किया जाता है। हम पारंपरिक प्रजनन तकनीकों का भी यूज़ कर सकते हैं और उत्परिवर्तन म्यूटेशन का भी यूज़ कर सकते हैं डिजीज़ रेजिस्टेंस प्लांट को बनाने के लिए। रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन की पारंपरिक विधियां संकरण तथा चयन है। संकरण मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन एंड सेलेक्शन। पहले हम दो डिफरेंट ब्रीड के प्लांट्स के बीच में मतलब उसके बीच में हम हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस करवाएंगे और फिर जो उसमें सबसे बेस्ट प्लांट होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसके पद अन्य शस्य लक्षणों माने एग्रोनॉमिक कैरेक्टर जैसे उच्च उत्पादन के लिए प्रजनन की विधि के आवश्यक रूप से समरूप है। विभिन्न पद क्रमानुसार इस प्रकार हैं। प्रतिरोधकता स्रोतों के लिए जनन द्रव्य को छानना मतलब स्क्रीनिंग ऑफ जर्मप्लाज्म, चयनित जनकों का संकरण, संकरों का चयन तथा मूल्यांकन तथा नई किस्म के परीक्षण तथा उनको उत्पन्न करना। सिंपल है, वही सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है जो कि प्लांट ब्रीडिंग के प्रोसेस में आपने देखा था। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रतिरोधकता वाले जो प्लांट्स हैं उनको हम अलग करेंगे। मतलब ऐसे प्लांट्स हमको प्लांट ब्रीडिंग में सबसे पहला स्टेप क्या था
कि एक प्लांट के जितने भी सारे नस्लें उपस्थित हो सकते, जैसे एक प्लांट है गेहूँ, तो अब गेहूँ की जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं उन सबको हम कलेक्ट करेंगे, सारे के सारे को हम कलेक्ट करेंगे। अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, जो कैरेक्टर हमें चाहिए हम उस कैरेक्टर को देखेंगे कि वो गेहूँ की कौन सी प्रजाति में है। दैट मीन्स सपोज़ करो हमको चाहिए कि कोई गेहूँ का कोई एक ऐसा प्लांट हो जो कि क्या हो, जिसमें कि ये आलू का पछेता अंगमारी रोग उसमें नहीं लगता हो, मतलब वो क्या हो, उस पर्टिकुलर उस फंजाई के प्रति वो डिजीज़ रेजिस्टेंस हो। हम गेहूं की उस वैरायटी को हम वहाँ से खोज लेंगे और वो डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी को, लेकिन वो जो डिजीज़ रेजिस्टेंट गेहूं की वैरायटी है उसमें फसल उतना उसका अच्छा नहीं है, मतलब ज़्यादा मात्रा में वो अपनी फसल, ज़्यादा मात्रा में वो गेहूं को उत्पन्न तो नहीं कर सकता है, लेकिन क्या है, वो डिजीज़ रेजिस्टेंस है। लेकिन हमारे खेतों में जो गेहूं की फसल है उसके द्वारा गेहूं बहुत अच्छी मात्रा में उत्पन्न तो हो रहा है, लेकिन वो डिजीज़ रेजिस्टेंस नहीं है। तो ऐसे ही दो प्लांट को लेके हम उनके बीच में प्रजनन के प्रोसेस को करवा देंगे। तो कन्वेंशनल जो ब्रीडिंग प्रोसेस है वो कुछ इसी तरह से दिखने को मिलता है। सेकेंड स्टेप इसका क्या हो सकता है, सेकेंड स्टेप आपको मैं अभी बताती हूँ, पहले ये पूरा रीडिंग लगाने के बाद। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। संकरण तथा चयन द्वारा प्रजनित कुछ शस्य मतलब क्रॉप कवकों, जीवाणुओं तथा विषाणुओं के प्रति रोग प्रतिरोधक होती हैं। ये शस्य किस्में सारणी 9.1 में दी गई हैं। कुछ जैसे यहाँ पे कुछ फसलों के कुछ नाम लिखे हुए हैं। ये फसलों के कुछ किस्में हैं और ये किस रोग के प्रति रोग प्रतिरोधी हो चुकी हैं उसका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। जैसे गेहूँ है, शस्य मतलब फसल होता है, ठीक है। जो गेहूँ की जो फसल है उसकी एक किस्म का नाम है हिमगिरी। तो हिमगिरी जो फसल होती है, जो किस्म होती है, जो ब्रीड होता है गेहूँ की, वो किसके प्रति रोग प्रतिरोधी हो चुकी है, पर्ण तथा धारी कीट या हिलबंट, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट एंड हिल बंट के प्रति, अर्थात ये रोग अब इसमें इस प्रजाति में नहीं लगता है। सरसों की जो फसल है उसकी जो किस्म है पूसा स्वर्णिम, वो किसके प्रति, जिसको करण राई भी बोलते हैं, वो किसके प्रति रोग प्रतिरोधी हो चुकी है, रोग का नाम है। किस रोग अब इसमें नहीं लगता है, वाइट रस्ट जो रोग है इसमें नहीं लगता है। फूल गोभी जो है उसकी एक किस्म आती है पूसा शुभ्रा, पूसा स्नोबॉल K1, ये किस रोग के प्रति रोग प्रतिरोधी हो चुकी है, कृष्ण विलगन, ब्लैक रॉट, कुंचित अंगमारी कृष्ण विलगन, कर्ल बिलाइट एंड ब्लैक रॉट के प्रति क्या हो चुकी है, ये रोग प्रतिरोधी हो चुकी है। लोबिया, लोबिया एक प्रकार का दाल होता है, इसकी एक किस्म आती है पूसा कोमल और ये किस रोग के प्रति रोग प्रतिरोधी हो चुकी है, जीवाणुवीय अंगमारी, बैक्टीरियल बिलाइट। मिर्च की जो किस्म होती है पूसा सदाबहार, ये किस रोग के प्रति रोग प्रतिरोधी हो चुकी है, चिली मोज़ेक वायरस अब इसमें नहीं होता, तंबाकू मोज़ेक वायरस नहीं होता, टोबैको मोज़ेक वायरस तथा पर्ण कुंचन लीफ कर्ल भी रोग इसमें नहीं होता है। तो ये कुछ फसलें हैं और ये कुछ फसलों की कुछ किस्में हैं जिनको विकास किया गया है और वो पर्टिकुलर किस किस रोग के प्रति प्रतिरोधी हैं इसका भी वर्णन यहाँ पे किया है। तो ये सारणी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रोग प्रतिरोधी जीन जो विभिन्न फसलों की किस्मों तथा उनके जंगली प्रजातियों में उपस्थित रहती हैं। रोग प्रतिरोधी जीन ये सब किसके वजह से होता है, जीन्स के प्रति होता है। जीन्स ही क्या होती हैं, वो रोग प्रतिरोधी होती हैं जो विभिन्न फसलों की किस्मों तथा अथवा उनकी जंगली प्रजातियों में मौजूद उपस्थित रहता है। हमें बस यही देखना है कि किस फसल में या किस किस्म में, चाहे वो जंगली हो चाहे वो हमारे खेतों में लगने वाली हो, कौन सा जीन है जो पर्टिकुलर किसी डिजीज़ के प्रति डिजीज़ रेजिस्टेंस है, हमें केवल उस जीन को खोजना है। लेकिन इनकी सीमित संख्या की उपलब्धता के कारण पारंपरिक प्रजनन बहुधा निरुद्ध हो जाता है। पारंपरिक प्रजनन करवाना आपने देखा हो कितना लंबा प्रोसेस है और अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है।
पादपों के विविध उपायों द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित किया जाता है। उत्परिवर्तन का मतलब होता है म्यूटेशन को इंड्यूस करना, म्यूटेशन प्रेरित किया जाता है। तथा बाद में प्रतिरोधकता के लिए पादप पदार्थों की स्क्रीनिंग करने से वांछनीय जीन की पहचान हो जाती है। वांछनीय लक्षण वाले पादपों को या तो सीधे ही गुणित किया जा सकता है अथवा उनका प्रयोग प्रजनन में किया जा सकता है। उत्परिवर्तन सोमाक्लोनल वेरिएंट तथा आनुवांशिक अभियांत्रिकी में चुनाव की अन्य प्रजनन विधियां हैं जिनका प्रयोग इस कार्य में किया जाता है। उत्परिवर्तन करते कैसे हैं? जीन के भीतर आधार अनुक्रम, ये सारा लिखा हुआ है कि अगर हमें अगर हमें रोग प्रतिरोध वाला प्लांट उत्पन्न करना है तो उस प्लांट को उत्पन्न करने के लिए हमें रोग प्रतिरोधी जीन की आवश्यकता है। और रोग प्रतिरोधी जीन हमको कहाँ से मिलता है? हमको पर्टिकुलर किसी फसल से ही मिलता है, चाहे वो फसल जंगली वैरायटी की भी हो सकती है। लेकिन ऐसे फसलों की जो कि किसी डिजीज़ के प्रति रेजिस्टेंस हो, इनकी संख्या बहुत कम है और पारंपरिक मतलब कन्वेंशनल विधि द्वारा इस तरह से प्रजनन करवाना खेत वाली फसल या जंगली फसल के बीच में ये नहीं हो पाता, सक्सेसफुल ये मेथड नहीं हो पाता। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने प्लांट्स में ऐसे प्लांट को जो कि हम अपने खेतों में लगाते हैं उसमें हमें उत्परिवर्तन को प्रेरित करना चाहिए, जिससे क्या हो सके प्रतिरोधक क्षमता वाले प्लांट का विकास किया जा सके। और ऐसा किया कैसे जाता है? प्रतिरोधकता मतलब ऐसे प्लांट्स जो कि किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ के प्रति प्रतिरोधकता को शो करती हैं, उनके जर्म प्लाज्म को स्क्रीन किया जाता है। मतलब उनके जर्म प्लाज्म को अच्छे से देखा जाता है कि उनके जीन में बेस पेयर का सीक्वेंस क्या है। मान लो एक जो डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट है उसके जो बेस पेयर का सीक्वेंस है AGCT, ये उसके बेस पेयर का सीक्वेंस है। इसी बेस पेयर के सीक्वेंस के कारण क्या हो रहा है, वो पर्टिकुलर उसमें कोई भी डिजीज़ नहीं लग रहा है। तो अब जो हमारी जो फसल है जिसको कि हम अपने खेतों में लगाते हैं उसके भी जो जीन में, ये एक जीन है और उसके भी जीन में जो बेस पेयर का क्रम होगा वो हमको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। सपोज़ करो हमारा जो खेत में लगने वाला जो फसल है उसमें जो बेस पेयर का क्रम है वो है A, G, फिर G और T। ठीक, ये हमारे खेत में लगने वाले बेस पेयर का क्रम है। इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें केवल यहीं पे डिफरेंस है, यहाँ पे G है और यहाँ पे C है। तो हमें क्या करवाना पड़ेगा? इसी को स्क्रीन करने के बाद पहले इसको देखेंगे, ये एक रोग प्रतिरोधकता क्षमता वाले पौधे का जर्म प्लाज्म है और ये हमारे खेतों में लगने वाले पौधे का जर्म प्लाज्म है। इसमें हम ये देखेंगे कि अंतर कहाँ पे है। तो अंतर हमें पता चल गया। इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या करवा देंगे? म्यूटेशन करवा देंगे। मतलब म्यूटेशन करवाने का मतलब है उत्परिवर्तन करवा देंगे, अर्थात इसको G से C में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा जो पर्टिकुलर प्लांट है वो भी क्या हो जाएगा? डिजीज़ रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरह से उत्परिवर्तन के द्वारा भी डिजीज़ रेजिस्टेंस की वैरायटी को उत्पन्न किया जा सकता है। अब उत्परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। जीन के भीतर आधार अनुक्रम में परिवर्तन मतलब बेस सीक्वेंस में परिवर्तन द्वारा जो आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। हमने बेस सीक्वेंस में, ये सारे बेस हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, इसके परिवर्तन के द्वारा जो आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं वही उत्परिवर्तन है। इसी के परिणाम स्वरूप नए लक्षण अथवा ट्रेट विकसित होते हैं, वह जनकों में नहीं पाए जाते। मतलब इससे पहले का जो पेरेंट होगा उसमें ये लक्षण नहीं पाए जाएंगे, लेकिन मतलब इससे पहले का जो पेरेंट है, मतलब जो इसकी पहले की जो पीढ़ी है वो पर्टिकुलर किसी रोग के प्रति रोग प्रतिरोधी नहीं है, लेकिन इसमें उत्परिवर्तन करवाने की वजह से अब क्या हो गई है, ये डिजीज़ रेजिस्टेंस हो गई है। लक्षण ट्रेट विकसित होते हैं, वह जनकों में नहीं पाए जाते। उत्परिवर्तन को कृत्रिम रूप से रसायनों के प्रयोग से, मतलब उत्परिवर्तन को कैसे करवाया जा सकता है, तो केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ करके, बहुधा विकिरण मतलब गामा विकिरण के द्वारा प्रेरित किया जा सकता है, तथा ऐसे पादपों के चयन एवं प्रयोग द्वारा जिनमें प्रजनन के लिए वांछनीय लक्षण स्रोत के रूप में हो, उत्परिवर्तन प्रजनन कहलाता है।
ठीक, मतलब अब क्या हो गया, जो भी हमको वांछनीय लक्षण चाहिए वो पादप में उपस्थित हो गया। तो ऐसे प्लांट का यूज़ अब हम अपने नेक्स्ट प्रजनन के लिए करवा सकते हैं। मूंग बीन में पीत मोज़ेक वायरस, येलो मोज़ेक वायरस तथा चूर्निल आसिता के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है। पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक, तो पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति क्या हो गया है, इसमें मूंग में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है। वह उत्परिवर्तन द्वारा प्रेरित है। तो ये भी लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको कैसे उत्पन्न किया गया था, तो उत्परिवर्तन के द्वारा। पादपों की विभिन्न कृषि प्रजातियों के संबंधी अधिकांश जंगली पादप कुछ प्रतिरोधक लक्षण प्रदर्शित करते हैं, परंतु उनका उत्पादन बहुत ही कम होता है। अतः उच्च उत्पादन प्रदान करने वाली कृषि किस्मों में प्रतिरोधक जीनों को मिलाने की आवश्यकता है। यहाँ पे क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है कि प्लांट्स की कुछ ऐसी जंगली किस्में आती हैं जो कि रोग प्रतिरोधक होती हैं, लेकिन उनका उत्पादन उतना अच्छा नहीं होता। अतः हमें क्या करने की आवश्यकता है, हमें उसमें जो भी हमारे जंगली पादप है उसमें जो प्रतिरोधकता वाले जीन हैं उसको उच्च उत्पादन प्रदान करने वाले क्रॉप में उसको मिलाने की आवश्यकता है। जैसे भिंडी में भी आपको दिखने को मिलेगा। भिंडी को हम क्या कहते हैं, एबेल मॉस्कस एस्कुलेंटस में पीत मोज़ेक, येलो मोज़ेक वायरस के प्रति प्रतिरोधकता इसकी जंगली प्रजाति से स्थानांतरित किया गया था। मतलब इसकी जंगली प्रजाति को लिया गया था और उससे प्रतिरोधकता वाले जीन को, जो हमारी जो भिंडी है जिसको कि हम अपने खेतों में लगाते हैं, एबेल मॉस्कस एस्कुलेंटस में उसको वहाँ पे उस जीन को स्थानांतरित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप एबेल मॉस्कस एस्कुलेंटस की एक नई किस्म परभनी क्रांति उत्पन्न हुई। प्रभानी क्रांति उत्पन्न हुई। तो भिंडी में जो उसको जो डिजीज़ रेजिस्टेंस जो बनाया गया किससे, येलो मोज़ेक वायरस से, तो उसमें एक भिंडी में एक क्रांति उत्पन्न हो गई जिसको कि हम प्रभानी क्रांति बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उपयुक्त सभी उदाहरण में प्रतिरोधक जीन के स्रोत शामिल हैं। यह जीव उसी फसल की प्रजाति अथवा संबंधित जंगली प्रजाति के होते हैं जिन्हें रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रजनित कराना पड़ता है। प्रतिरोधक जीनों का स्थानांतरण लक्ष्य तथा स्रोत पादपों के मध्य लैंगिक संकरण करने के पश्चात चयन द्वारा संपन्न किया जाता है। तो ये प्लांट ब्रीडिंग का प्रोसेस लिखा हुआ है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पे क्या है, पीड़कों। पीड़कों मतलब होता है इंसेक्ट पेस्ट के प्रति प्रतिरोधकता के विकास के लिए पादप प्रजनन। अभी तक हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे पैथोजन होते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, उसके प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करने वाले प्लांट्स को उत्पन्न करना। अब पीड़कों, इंसेक्ट, अभी टिड्डी दल हमला हुआ था, शायद अभी भी टिड्डी मौजूद है इंडिया में, तो उसके द्वारा ऐसे ही कुछ टिड्डी से या कुछ ऐसे कुछ इंसेक्ट से जो कि हमारे प्लांट्स के फसलों को पूरी तरह से ख़राब कर देते हैं, उसके प्रोडक्शन को नष्ट कर देते हैं, तो उनसे अपने प्लांट्स को किस तरह से बचाया जाए प्लांट ब्रीडिंग के प्रोसेस से, उसके बारे में इसमें दिया गया है। शस्य प्लांट मतलब क्रॉप प्लांट तथा शस्य उत्पादों क्रॉप प्रोड्यूस के बड़े पैमाने पर विनाश का अन्य प्रमुख कारण कीट, इंसेक्ट तथा पीड़कों का ग्रसन है, मतलब पेस्ट। पोषी पादप फसलों में कीट प्रतिरोधकता, जो होस्ट प्लांट होता है उनमें मतलब उसकी जो फसल होती है, जो क्रॉप होती है, उसमें कीट प्रतिरोधकता कैसे आ सकती है, उसके आकारिकीय, मार्फोलॉजिकल, जैव रसायन, बायोकेमिकल तथा शारीरिक क्रियात्मक अभिलक्षणों के कारण, जो फिजियोलॉजिकल जो कैरेक्टर होता है उसके कारण प्लांट में हम क्या कर सकते हैं, प्रतिरोधकता को डेवलप कर सकते हैं इंसेक्ट एंड पेस्ट के प्रति। कैसे? अधिकांश पादपों में रोमिल पत्तियां मतलब होता है हेयरी लीफ, ठीक है, मतलब हेयरी लीव्स पाई जाती हैं जो पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता से संबंध रखती हैं। अब क्या होंगी, पत्तियां जब हेयरी होंगी तो उसमें क्या होगा, जो इंसेक्ट होगा वो फंस जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, वो प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जैसे कपास में जैसिड तथा गेहूं में धान्य पर्ण भृंग, सर्ल लीफ बेटल, ठीक, गेहूं के एक विशेष प्रकार के तने की वजह से स्टेम
स्टेम सॉफ्लाई उनके पास नहीं आती। मतलब गेहूं में एक विशेष प्रकार का हेयरी तना पाया जाता है जिसकी वजह से ये स्टेम सॉफ्लाई जो होती है उसके पास नहीं आ पाती तथा चिकनी पत्तियों तथा नेक्टर विहीन कपास की किस्में बॉल वर्म को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती। अब जो भी इंसेक्ट होता है वो प्लांट के पास क्यों आता है, उसके नेक्टर के लिए आता है। अगर नेक्टर विहीन होंगी, उसमें नेक्टर होगा ही नहीं, उसमें कुछ सुगंध होगा ही नहीं, तो कोई भी वर्म उसके पास आएगा नहीं। ठीक, तो मक्के में उच्च एस्पार्टिक एसिड, मक्के में जो होता है उसमें उच्च एस्पार्टिक एसिड होता है, लघु नाइट्रोजन होता है तथा शर्करा अंश मक्का के तने भेदक के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है। मतलब उसका जो शुगर भी होता है वो भी काफ़ी कमी होता है। तो इससे क्या हो जाता है, जो तना भेदक, ये एक प्रकार का इंसेक्ट है स्टेम बोरर्स, तो इसमें क्या होता है, इसके प्रति प्रतिरोधकता की क्षमता विकास हो जाती है। पीड़क प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन विधियों का वही क्रम लागू होते हैं जो अन्य शस्य संबंधी विशेषकों में पाए जाते हैं। इससे पहले जैसे हमने पढ़ा वैसे ही होंगे, जैसे उत्पादन, गुणवत्ता आदि जिनका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। कृषि तथा उसकी जंगली प्रजातियों के प्रतिरोधक जीन का स्रोत कृषक किस्में, मतलब जो कल्टीवेटर जो वैरायटी होती हैं, तथा जन्म द्रव्य संग्रहण जर्म प्लाज्म कलेक्शन के द्वारा किया जाता है। मान लो हमारे पास कोई प्लांट है जिसमें कि हेयरी लीव्स नहीं है, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट है वो उसको बहुत आसानी से इन्फेक्शन उसमें क्रिएट कर दे रहा है। तो अगर हम उसी की कुछ जैसे जंगली वैरायटीज़ को देखें जिसमें कि हेयरी लीव्स हैं, तो उसमें हेयरी लीव्स होने के रिस्पॉन्सिबल जो उसका जर्म प्लाज्म उसको हम पहचानेंगे और उसमें से जीन को उठा के अगर हम अपने खेती वाले प्लांट पर ट्रांसफ़र कर दें तो उसमें भी क्या होंगी, ब्रोमिल पत्तियाँ उत्पन्न होने लगेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो प्लांट है वो इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंट हो जाएगा। नाशी कीटों के प्रति प्रतिरोधकता विकसित करने के लिए संकरण तथा चयन द्वारा प्रजनित फसलों की कुछ विमुक्त रिलीज्ड किस्में प्रदर्शित की गई। जैसे अभी हमने आगे एक तालिका पढ़ा था ना कि वो पैथोजन के प्रति वो थी, रेजिस्टेंट थी, तो उसी तरह से कुछ ऐसी कुछ वैरायटीज़ को उत्पन्न किया गया है जो पर्टिकुलर किसी इंसेक्ट के प्रति क्या है, रेजिस्टेंट मतलब प्रतिरोधकता क्षमता को प्रदर्शित करती हैं। जैसे ब्रेसिका, अब सबको पता है ब्रेसिका सरसों की किस्म होती है, रैप्सिड मस्टर्ड। इसकी एक वैरायटी आती है पूसा गौरव, ये एफिड नामक इंसेक्ट के प्रति क्या है, रेजिस्टेंट है। फ्लैट बीन की एक वैरायटी है पूसा सेम 2, पूसा सेम 3, ये जैसिड, एफिड तथा फल भेदक फ्रूट बोरर्स के प्रति क्या है, ये रेजिस्टेंट है। ओकरा भिंडी को बोलते हैं, इसकी वैरायटी है पूसा स्वामिनी और पूसा A4, ये शूट एंड फल भेदक के प्रति क्या है, रेजिस्टेंट है। मतलब इसके पास क्या होंगे, ये सारे इंसेक्ट आएंगे ही नहीं, भटकेंगे ही नहीं। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर क्लियर है तो मुझे बताना, कुछ डाउट है तो भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।